सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ में एक बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की खबर से, जो लगातार सुर्खियां बनी हुई है और बीजेपी के नेता सवालों के कटघरे में हैं। चंडीगढ़ में आईएएस अफसर की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में मुख्य आरोपी विकास बराला को बुधवार को अरेस्ट कर लिया गया। विकास बराला के खिलाफ किडनैपिंग की कोशिश की गैर जमानती धाराएं जोड़ी गई। कल सुबह दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से रिमांड मांगा जाएगा। न रसूख काम आया, न सियासी पहुंच से बनी बात, सारी तिकड़म धरी की धरी रह गई। आखिरकार हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता का बिगड़ैल बेटा विकास बराला सलाखों के पीछे पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन पर इस हाई प्रोफाइल मामले में दबाव के आरोप लग रहे थे, लेकिन जब एक्शन हुआ तो वीवीआईपी कल्चर पर सबसे बड़ी चोट हो गई। पुलिस और कानून को चकमा देने की विकास बराला की हर कोशिश नाकाम हो गई। इंटरोगेशन में जो मुद्दे आए हैं उन सबको मिलाकर हमने ये डिसाइड किया है कि इन एक्यूज्ड के खिलाफ हम 2 चार्जेस प्रेस करने जा रहे हैं। एक तो है अटेम्प्ट ऑफ अबडक्शन का, जिसमें कि 2 सेक्शन लगेंगे, धारा 365 और 511। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया है कि इन दोनों एक्यूज्ड को हम अरेस्ट कर रहे हैं। आईएएस अफसर की बेटी से छेड़छाड़ का मुख्य आरोपी है हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास बराला। आरोप है कि विकास बराला ने इस केस को ट्विस्ट करने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चंडीगढ़ की बहादुर बेटी ने हार नहीं मानी और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो फिर विकास का वो चेहरा बेनकाब हो गया, जिसकी पर्दादारी करना एक रसूखदार पिता के लिए भी मुश्किल था। अगर इस केस में मेरे खुद के बेटे का जिस प्रकार से नाम आया है और वो तफ्तीश में शामिल है, अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो कानून उसके ऊपर डट कर के कार्रवाई करे। पुलिस की माने तो विकास बुधवार को करीब 2:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसके साथ केस का दूसरा आरोपी आशीष भी था। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, इसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। विकास बराला पर छेड़खानी की शिकायत पहले से ही दर्ज थी। उसके खिलाफ पुलिस ने अपहरण की धाराएं भी जोड़ दी। आईपीसी की धारा 365 और 511 लगाई गई है। इन धाराओं का मतलब गलत नीयत से रास्ता रोकना और अपहरण की कोशिश करना है। गैर जमानती धारा लगने के साथ ही पुलिस ने सख्त एक्शन भी ले लिया। इस इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें एक्यूज्ड को साथ ले जाकर बहुत सारे फैक्ट से कन्फ्रंट करवाना होगा और सीन ऑफ क्राइम को जो चेस का रूट था उसको भी रिकंस्ट्रक्ट करके एक्यूज्ड के साथ जाकर देखना होगा। वहाँ से बहुत सारे तथ्य कन्फर्म होंगे। विकास बराला की गिरफ्तारी का ड्रामा भी काफी हाई प्रोफाइल रहा। उधर चंडीगढ़ में पुलिस थाने पर गहमा गहमी थी और इधर उसके पिता सुभाष बराला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने यहाँ ये दावा किया कि बेटे को थाने पहुँचने का पैगाम दे दिया है और उधर एक फोन कॉल पर बेटे पर एक्शन की सूचना भी मिल गई। पुलिस पूरी तरह से इस जांच में तटस्थता के एक मिनट प्लीज। विकास का फोन है। हेलो हेलो। इससे पहले मंगलवार को पुलिस विकास बराला के फार्म हाउस भी पहुंची थी, लेकिन वहां पर उसने समन लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस की टीम ने समन फार्म हाउस के बाहर ही चिपका दिया। चौतरफा बढ़ते दबाव के बीच सरकार और प्रशासन के लिए इस गिरफ्तारी को टालना मुश्किल हो गया था। अब विकास बराला सलाखों के पीछे है और पुलिस के सामने चुनौती ये है कि हाई प्रोफाइल केस में वो तमाम सबूत जुटाए जाएं, जिससे अदालत में उसकी किरकिरी ना हो। सलील खन्ना, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। हो हंगामे के बाद आखिरकार विकास बराला को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस के लिए यह एक्शन इतना आसान भी नहीं था। आईएएस ऑफिसर की बेटी की शिकायत के बाद से ही एक्शन को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। रात के गुनाह और दिन के उजाले में गिरफ्तारी के बीच की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आपको दिखाते हैं अगली रिपोर्ट में। करीब 90 घंटों का इंतजार, सियासी गलियारों में दांव-पेच, पुलिस पर एक्शन का दबाव, सड़क पर हंगामा और फिर आखिर वो रसूखदार आरोपी थाने तक पहुंचा, जिसको लेकर हरियाणा की सरकार पर नरमी बरतने के आरोप लग रहे थे। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास बराला का नाम उछल रहा था। कभी हाँ कभी ना करते करते आखिरकार विकास बराला अपने दोस्त आशीष के साथ पुलिस के सामने पहुंचा तो उससे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 4-5 अगस्त की दरमियानी रात की इस वारदात में विकास दूसरी बार थाने तक पहुंचा है। इससे पहले पुलिस ने विकास को हिरासत में लिया था।
लेकिन धाराएं ऐसी लगाई गईं कि थाने से ही उसे रिहा कर दिया गया। इसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने मामले की जांच को नई दिशा दे दी। ये वही सीसीटीवी वीडियो है जिसे वर्णिका की आपबीती का सबसे बड़ा सबूत बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार रात का है और वीडियो में दिख रही काले रंग की कार वर्णिका की है। उसके ठीक पीछे जो कार गुजरी है वो बीजेपी नेता के बेटे विकास बराला की बताई जा रही है। कहा जा रहा है किसी कार में विकास और उसके दोस्त ने वर्णिका का पीछा किया था। दावा यह है कि सीसीटीवी फुटेज उसी रास्ते का है जिस रास्ते से वर्णिका लौट रही थी। नए सबूत सामने आए तो विकास बराला की मुश्किलें भी बढ़ गईं और फिर पुलिस ने विकास और उसके दोस्त पर 2 गैर जमानती धाराएं जोड़ दी। मैं आपको बता रहा हूं आपके सामने कि हम पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है और हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनली कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट ने विकास बराला और आशीष की मुश्किलें और बढ़ा दी। दावा किया गया कि विकास बराला और आशीष वारदात के समय पूरी तरह नशे में थे। उन्होंने जांच के लिए अपने यूरिन और ब्लड सैंपल देने से इनकार कर दिया था। उनके मुंह से आ रही बदबू और दूसरे ऑब्जर्वेशन के आधार पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने रिपोर्ट तैयार की। मेडिकल करने वाले डॉक्टर की माने तो विकास और आशीष का मेडिकल कराने आई पुलिस टीम ने आरोपियों का यूरिन और ब्लड सैंपल लेने की अपील तक नहीं की, नहीं तो ये केस और मजबूत हो सकता था। विकास बराला और आशीष का जो मेडिकल था वो डॉक्टर हरजोत ने किया था। डॉक्टर हरजोत हमारे साथ हैं। उस दिन जब वो दोनों आए थे, विकास और आशीष, उनकी हालत कैसी? ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੀ। क्या उन्होंने शराब पी रखी थी ब्रेथ के उसमें जिसमें आपने रिपोर्ट में? ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ये भी कहा जा रहा है कि जिसमें जो यूरिन और ब्लड सैंपल था वो डॉक्टर्स ने लिया नहीं। ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੀ करता जी, फिर ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ना। नहीं, पर चंडीगढ़ पुलिस का ये कहना है कि डॉक्टर जो भी करते हैं उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करते। उनको रिक्वेस्ट जो मिली नहीं ना, उन्होंने रिफ्यूज ही करता, फिर अपन लत्ता ही नहीं। रिफ्यूजल जो था वो डॉक्टर विकास या पुलिस कहती जी इंसिस्ट करती, फिर अपन ले लेना सी, उन्होंने रिफ्यूज ही करता ना। मामला हाई प्रोफाइल सियासी परिवार से जुड़ा है, इसलिए विकास बराला की गिरफ्तारी के बाद भी बयानबाजी का दौर जारी है। जो मामला पहले से ही गड़बड़ हो गया कि उस समय मौके पर जब उनका यूरिन और ब्लड टेस्ट लेना था तब लिया नहीं गया, तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने की बात है। बात कहते हैं वो भी मेरी बेटी, अगर बेटी है तो बेटी के साथ इतना नाइंसाफ़ी कैसे हो रही है? कोई इंटरफेयर नहीं किया। पुलिस को बहुत बरसों से 2-2 महीने पहले हम बार बार एडवाइजरी निकालते हैं कि कोई भी अपराध हो कार्रवाई करनी चाहिए, किसी को बचाने की ज़रूरत नहीं है। FIR करो, चार्जशीट बनाइए, जेल में भेजो, अरेस्ट करो, जो कुछ करना है कीजिए, छोड़ा हुआ है। मैं एक के मामले में नहीं कह रहा हूँ, कोई भी मामला हो, कहीं भी हो। IAS की बेटी वर्णिका कुंडू की हिम्मत और हौसले की वजह से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जांच के दौरान अभी इस मामले में कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं जो विकास बराला और उसके दोस्त की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। चंडीगढ़ से सलील खन्ना के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हिंदुस्तान के दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। चीन के हथियार और पाकिस्तान के आतंकी रच रहे हैं एक बड़ी साजिश, लेकिन साजिश का हर वार हो रहा है बेकार। कुपवाड़ा में हिंदुस्तान के जाबाजों ने घुसपैठ की ताक में बैठे 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में मौजूद आतंकी फैक्ट्री के सबूत और उनकी साजिश। टेरर मेड इन पाकिस्तान, साजिश मेड इन पाकिस्तान, हथियार मेड इन पाकिस्तान, ग्रेनेड मेड इन चाइना। साजिश के इन हथियारों को देखते जाइए, ये टेरर मेड इन पाक चीन के सबूत हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक हथगोला अपने आप में तबाही का जखीरा है। बताया जाता है कि एक ग्रेनेड 8 मीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर सकता है, जबकि करीब 250 मीटर के दायरे में खड़े लोगों को लहूलुहान कर सकता है। चीन में बने इन हथगोलों का इस्तेमाल पीपल्स लिबरेशन आर्मी करती है। ये हैंड ग्रेनेड देखते ही देखते बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को भी खाक में मिलाने की ताकत रखते हैं। तबाही के साजो सामान के साथ दहशतगर्द हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे थे। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में दहशतगर्दों की टोली मौके की ताक में थी कि कब घुसपैठ करे और हिंदुस्तान को लहूलुहान करे, लेकिन आतंक की खतरनाक साजिश को हिंदुस्तान के वीर जवानों ने तार तार कर दिया। और जब इन दहशतगर्दों के पास से बरामद किए गए हथियारों को सामने रखा गया तो होश उड़ गए।
आतंकियों के पास से 5 AK-47 राइफल, 16 मैगजीन, भारी मात्रा में कारतूस, 2 वायर कटर, 12 हथगोले, मैट्रिक शीट, GPS, 3 रेडियो सेट, दवाएं और खाने पीने का सामान बरामद किया गया है। On being challenged, they responded with a heavy automatic fire onto the troops. Our boys were ready, and over the next 3 hours, in the encounter that ensued, all 5 were eliminated. Now, I must add here that these terrorists were heavily armed to the teeth. आतंकियों का इरादा किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना था और शायद इसीलिए वो अपने साथ खाने पीने की चीजें भी बड़ी मात्रा में लेकर आए थे। आतंकियों का इरादा खतरनाक था और उनका ठिकाना कहाँ था, इसका सबूत है ये सामान। दूध मेड इन पाकिस्तान, दवाइयाँ मेड इन पाकिस्तान और साथ में खाने पीने की चीजें, सूखी रोटी, सेब, बादाम, खजूर, इतना खाना कि हफ्तों तक उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो अपनी साजिश को अंजाम दे पाते इससे पहले ही हिंदुस्तान के जाबाजों ने उन्हें ढेर कर दिया। पैगाम साफ है, आतंक का वार अब और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कुपवाड़ा में 5 आतंकी ढेर किए गए तो त्राल में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। अगस्त के महीने में अब तक 18 आतंकियों का काम तमाम किया जा चुका है। घाटी के घने जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी है और अगर वो अब भी बाज नहीं आए तो उनका एक ही अंजाम है, मौत। टीम न्यूज़ नेशन। यूं तो मौका भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर सरकार के विशेष सत्र का था, लेकिन सोनिया गांधी ने, कांग्रेस अध्यक्षा ने इस मौके को चुना सरकार को घेरने के लिए। पीएम मोदी के बाद सोनिया गांधी ने संसद में अपना भाषण दिया और उन्होंने जो बातें कही वो सीधे सीधे आरएसएस और मोदी सरकार की नीतियों को घेरने के लिए काफी थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में अपनी बात रखी और साफ कहा कि दल से बड़ा देश है और 2022 तक वो भारत को सपनों का भारत बनाएंगे। दल से बड़ा देश होता है, राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति होती है। मेरे अपने से ऊपर 125 करोड़ देशवासी होते हैं। अगर उस भाव को लेकर के हम उठ चलें, हम सब मिलकर के आगे बढ़े, तो हम इन समस्याओं के खिलाफ सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। हम इस बात का इनकार कैसे कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने देश को कैसे तबाह करके रखा हुआ है। राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, सामाजिक भ्रष्टाचार हो या व्यक्तिगत भ्रष्टाचार हो, कल क्या हुआ, कब किसने किया, उसके लिए विवाद के लिए समय बहुत होते हैं। लेकिन आज पवित्र पल, हम आगे कोई ईमानदारी का उत्सव मना सकते हैं, ईमानदारी का संकल्प लेकर के देश का नेतृत्व कर सकते हैं, क्या देश को ले जा सकते हैं। ये समय की मांग है, देश के सामान्य मानवी की मांग है कि जब हम क्विट इंडिया की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब देशवासियों के मन में कई आशंकाएं भी हैं। ये एहसास गहरा होता जा रहा है कि क्या अंधकार की शक्तियां हमारे बीच फिर तेजी से उभर नहीं रही? क्या जहां आज़ादी का माहौल था वहां भय नहीं फैल रहा है? क्या जनतंत्र की उस बुनियाद को नष्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है? जो विचारों की आज़ादी, स्वेच्छा की आज़ादी, आस्था और समानता की आज़ादी, सामाजिक न्याय की आज़ादी और जो कानून सम्मत व्यवस्था पर आधारित है। सोनिया गांधी ने सरकार पर हमला साधा। जाहिर सी बात है कि बीजेपी इससे तिलमिला गई और बीजेपी के नेता इन बयानों का तुरंत जवाब देते हुए भी नजर आए। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह के जश्न के मौके पर सोनिया गांधी के आक्रामक तेवर के जवाब में क्या कुछ प्रतिक्रिया दी नेताओं ने, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। इतिहास के विकृतीकरण के साथ उसको अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए देश में एक राजनीतिक हल्केपन का और संकीर्णता का परिचय देते हैं, तो मैं मानता हूं कि उसकी जितनी निंदा की जाए कम है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के इतिहास को बदलना चाहती। अगर गांधी हैं तो गांधी हैं, तो गोडसे अगर हैं तो वो भी थे। अगर मुगल हैं तो उनके बारे में इतिहास तो इतिहास है ना। आप गौरवशाली इतिहास मराठों को पढ़ाओ, उसका स्वागत है, पर इतिहास को बदल कर आप इतिहास मिटा नहीं सकते। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो आज पूरा एक रंग में रंगा हुआ नजर आया। मुंबई में उस रंग की महज पर छाई भर नजर आई। एक मांग एक मंच एक झंडे के नीचे लाखों लोग आज सड़क पर निकले थे। मराठा महामोर्चा का ये आंदोलन था। मराठी अस्मिता पर एकजुट महाराष्ट्र की तस्वीरें हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। आरक्षण की आग तो अंदर अंदर सुलग रही थी, लेकिन मुद्दा मराठी अस्मिता को बचाने का भी था। हिंदुस्तान की जमीन पर इंसानों का ऐसा सैलाब बहुत कम दिखता है। मुंबई के आसमान से दिख रही इस तस्वीर में मराठी अस्मिता की परछाई है। सड़क पर धीरे धीरे खिसकती इस भीड़ की खामोशी के अंदर है सियासत को कपा देने वाली ताकत। आज सिर्फ एक रंग में रंगा हुआ था महाराष्ट्र। सड़कों पर केसरिया सैलाब बह रहा था। मैदान में केसरिया पताका नजर आ रही थी, सिर पर केसरिया टोपी नजर आ रही थी। महाराष्ट्र के मराठी मानुषों ने यह जंग चुनी थी एक आंदोलन को आवाज देने के लिए। महाराष्ट्र के मराठी मानुषों ने यह रंग चुना था एक आंदोलन को आवाज देने के लिए। हर भेदभाव और मतभेदों को भुलाकर मराठियों ने चुना था एक मंच अपने हक की आवाज उठाने के लिए। न कोई नेता, न कोई नारा, न कोई सियासी मकसद, न कोई राजनीति का विरोधी, सिर्फ एक लक्ष्य, एक महाआंदोलन। केवल एक मांग के साथ उमड़ पड़ा ये जनसैलाब। न्याय मागण्यासाठी, अपना हक मागण्यासाठी। ये आरक्षण की मौन जंग है, ये सम्मान के लिए खामोश युद्ध है, और ये मूक जंग है मराठी अस्मिता की। मुंबई में मराठा महामोर्चा की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। महाराष्ट्र का ये मौन आंदोलन महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की सियासत से सैकड़ों सवाल पूछता है। हिंदुस्तान की सियासत में जो कायदे दलितों को हक दिलाने के लिए बने थे, जो नियम महादलितों के उत्थान के नाम पर बने थे, जो प्रावधान जनजातियों के विकास के लिए बने थे, जो कानून पिछड़ों को आगे लाने के लिए बने थे, उसी आरक्षण के दांव पर सुलगने लगी है पूरे हिंदुस्तान की सियासत। एक साथ लाखों लोगों को एक मंच पर लाने वाली यह क्रांति कभी मूक आंदोलन की शक्ल में महाराष्ट्र की सियासत पर नब्ज टटोलती है, कभी गुजरात में पटेल और पाटीदार आंदोलनों की ताकत दिखाती है, कभी हरियाणा से राजस्थान तक जाट और गुज्जर आंदोलन के उग्र रूप में भी सामने आती है। मोर्चा, महामोर्चा और आंदोलन के रूप में आरक्षण की ऐसी ही एक मौन क्रांति महाराष्ट्र में शुरू हुई है, जिसका सियासी नजरिए से हल निकालना सत्ता के लिए आसान नहीं लगता। टीम न्यूज़ नेशन।